नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अगर आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी, हिंदुस्तानी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार वगैरह हैं, तो उसमें एक सीन है जब धर्मेंद्र चढ़ जाता है पानी की टंकी पर हेमा मालिनी के लिए और अमिताभ बच्चन से जब लोग पूछते हैं जो उसका खास दोस्त है, तो अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हुए कहता है कि घड़ी घड़ी नौटंकी करता है। तो ट्रंप के कल के बयान देखकर मुझे बिल्कुल वही सीन याद आया, घड़ी घड़ी नौटंकी करता है। मतलब शाम को ट्वीट आता है उसका कि बस ईरान पर आज जबरदस्त हमला होने वाला है, होर्मुज को खुलवा देंगे, खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला में हम वहां का सारा तेल मैनेज करते हैं वैसे ही ईरान का भी सारा तेल मैनेज करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की बातें, जैसे बस एकदम आर्मी तैयार है और अटैक करने वाली है। सारे लोगों को लगा कि आज रात को ईरान पर अटैक होने वाला है, एकदम लड़ाई तेज होने वाली है, फला होने वाला है, ढिमका होने वाला है। और जब तक लोग इसको समझ पाते, जब तक इस पर बात कर पाते, तब तक उसका दूसरा ट्वीट आ जाता है और इस ट्वीट में वो कहता है कि ईरान के साथ डील फाइनल हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ग्रेट डील है और बस लड़ाई की अब कोई जरूरत नहीं है, वगैरह 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 सारी बातें। तो 2 घंटे में 2 बातें उसकी आती हैं और दोनों एक दूसरे से अलग। जब पहला उसका बयान आया तो ईरान ने कहा हम तैयार हैं, आप हमला करोगे तो हमला करेंगे और हमला सिर्फ खाड़ी तक महदूद नहीं होगा, यह खाड़ी के बाहर जाएगा और इस बार जिस तरह की हम लड़ाई करेंगे दुनिया देखेगी। और जब दूसरा बयान आया तो ईरान के सोर्सेज ने, खासतौर पर फास्ट न्यूज वगैरह ने कहा कि यह झूठ है, अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। अब झूठ बोलना तो खैर ट्रंप का काम है। सीएनएन ने एक वीडियो किया, उसके ढेर सारे बयानात को मिलाकर एक वीडियो बनाया जिसमें यह आया कि 39 बार 39 टाइम्स ट्रंप यह कह चुका है कि डील बस फाइनल है, डील बस होने वाली है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति महीने भर में 39 बार, यानी रोज एक बार से भी ज्यादा यह कह चुका है कि डील फाइनल हो चुकी है। और अगर कोई पलट कर देखे तो शायद इससे ज्यादा बार यह कह चुका है कि ईरान की आर्मी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे आदमी पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए और कितना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, यह तय करना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। फिलहाल कंडीशन यह है कि कल रात को कोई हमला नहीं हुआ। 2 रात से लगातार ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था और ईरान पलटकर अटैक कर रहा था। कल रात को कोई हमला नहीं हुआ है, सिर्फ बयानों के तीर चले हैं, सिर्फ बयानों की बंदूक चली है, किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। और कल से आज तक अभी ट्रंप ने अपना बयान बदला नहीं है, जो अपने आप में बड़ी खबर है। घड़ी घड़ी बदल जाने वाला आदमी अगर 12-13 घंटे से एक ही बयान पे टिका हुआ है तो मान लेते हैं कि इसमें कुछ सीरियसनेस है। और एक्सियास, जिसके बारे में आप जानते हैं कि मैं लगातार कहता हूं कि ट्रंप को जो बात खुद नहीं कहनी होती है या दुनिया में जो माहौल बनवाना होता है वो एक्सियास के थ्रू बनवाता है। एक्सियास का यह कहना है कि डील ऑलमोस्ट फाइनल है, मुस्तफा खामनेई साहब का सिग्नेचर इस पर बाकी है, यानी मुस्तफा खामनेई साहब ने इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है, बाकी सबने हरी झंडी दिखा दी है और यह डील होने वाली है। 1 मिनट को हम मान लें कि एक्सियास जो कह रहा है और जरा देख लें डील की शर्तें क्या है, तब समझ में आएगा कि असल में अमेरिका ने हार मान ली है। फाइनली ईरान की शर्तें मानी है और ईरान की शर्तों पर यह समझौता हुआ है। जब भी इस जंग का इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि अमेरिका बड़ी उम्मीदों के साथ गया था ईरान में, वहां के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया था, वहां की लीडरशिप को शहीद कर दिया था, वहां एक स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चियों को मार दिया, ईरान के अलग अलग शहरों में बमबारी की। लेकिन ईरानियों ने उस ताकत के साथ इनका मुकाबला किया कि फाइनली इनको पीछे हटना पड़ा और उन्हीं शर्तों पर समझौता करना पड़ा जिन शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ था। अब आप देखिए इस जंग से हासिल क्या हुआ, इन समझौते की शर्तों को देखते हुए आप समझ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ईरान कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, ईरान ये वादा करेगा कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। कल वाले ट्वीट में भी ट्रंप ने यही कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। अब आप देखिए ईरान न्यूक्लियर बम बना कब रहा था? ईरान के जो शहीद सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने तो फतवा दिया था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया से उसकी दोस्ती रही है, 40 साल से सैंक्शन रहा है। अगर उसको एटॉमिक बम बनाना होता तो वो बना चुका होता। तो ईरान तो पहले ही कह रहा था कि एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। तो अब अगर समझौते के बाद भी वो कह रहा है कि एटॉमिक बम नहीं बनाएगा तो ट्रंप साहब को हासिल क्या हुआ? दूसरा मामला है होर्मुज का। कहा जा रहा है कि इस डील के बाद होर्मुज खुल जाएगी, अमेरिका अपनी जो नाकाबंदी है वो हटा लेगा।
और ईरान वहां से कोई टॉल नहीं वसूलेगा। ईरान का अभी कोई कमेंट नहीं आया है, ईरान बजिद रहा है टॉल वसूलने के लिए, लेकिन यह फिर वैसा ही मामला है। होर्मुज तो हमेशा से खुली हुई थी, इस जंग के पहले होर्मुज खुली हुई थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कोई पाबंदी नहीं थी, जहाजें जा रही थी, जहाजें आ रही थी, किसी तरह का कोई टॉल नहीं था। यानी एक खुली हुई स्ट्रेट को दोबारा खुलवाया जा रहा है। 40 साल हो गए ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुए, 40 साल से इस्लामिक रिवॉल्यूशन का शासन ईरान में चल रहा है और 40 सालों से ही सैंक्शन भी लगा हुआ है। इसके बावजूद ईरान ने कभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ था। तो आप उस एटम बम को बनने से रोक रहे हो जो एटम बम बनने वाला ही नहीं था, और इसको अपनी जीत बता रहे हो, और उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने का दावा कर रहे हो जो कभी बंद ही नहीं थी, जो सिर्फ इस जंग के चलते बंद हुई थी। अगर यह जंग नहीं होती तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कभी बंद ही नहीं होती। तो जितना टॉल वसूला अभी तक ईरान ने, वो उसका फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगी। यह कहा जा रहा है कि 30 दिन में ऐसे हालात बन जाएंगे जैसे जंग के पहले थे, यानी कि जहाज आ पाएंगे, जा पाएंगे, ये बात कही जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि यहां भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्लोज करके, बंद करके ईरान ने अमेरिका को झुका दिया। अब तीसरी, चौथी और पांचवी शर्त देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वही शर्तें हैं जिन पर ईरान बात कर रहा था। तीसरी जो शर्त की बात की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि सैंक्शंस हटाए जाएंगे ईरान के ऊपर से। तो इस जंग के पहले ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, अब ये सैंक्शन हटाए जाएंगे। ईरान अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेरोक टोक बेच पाएगा। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो अमेरिकी सैंक्शन के सामने झुक जाता है, वो भी ईरान का तेल खरीद पाएगा और बाकी दुनिया भी ईरान का तेल खरीद पाएगी। इसका असर यह होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में कमी आएगी, क्योंकि तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी। सऊदी अरब, यूएई और बाकी जो तेल उत्पादन करने वाले, तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं, उनके लिए यह कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और मार्केट में डीजल, पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल का, ब्रेंट, खासतौर पे ब्रेंट क्रूड का रेट जो है वो घट जाएगा। और ईरान के लिए तो फायदे की ही खबर है, तेल वो बेच पाएगा और तेल से जो पैसा मिलेगा वो ईरान की इकॉनमी को बेहतर बनाने में वो लगा पाएगा। और सैंक्शन सिर्फ तेल से ही नहीं हटेंगे, इसके अलावा भी अलग अलग तरह के जो सैंक्शन लगे हुए हैं वो भी एक एक करके हटेंगे। यानी जल्दी ही वो वक्त आएगा जब ईरान के अंदर आपका वीजा, आपका अमेरिकन एक्सप्रेस और आपका मास्टर जो कार्ड है वो चलेगा। ईरान बैंकिंग सिस्टम से, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा। ईरान अपना सामान इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएगा और खास तौर पे जो सस्ते ड्रोन उसने यूज किए हैं अमेरिका के महंगे जहाजों को गिराने के लिए, मतलब $2,500 के ड्रोन से उसने 25, 30, 35, 40 मिलियन के जहाजों को गिराया है। तो उन ड्रोन्स की और ईरानी हथियारों की बिक्री भी इंटरनेशनल मार्केट में होगी, ईरानी सामानों की भी बिक्री होगी और ईरान भी दुनिया भर से अपना सामान खरीद पाएगा। मतलब उसकी करेंसी पर जो प्रेशर है वो कम होगा और ईरानी इकॉनमी थ्राइव करेगी। ईरानी रियाल की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में तेजी के साथ बढ़ेगी। तो बताइए, इस जंग से ईरान का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? यह शर्त तो ईरान की थी। अगली शर्त पे अगर बात करें, ईरान लगातार कह रहा था मुआवजा, और मुआवजे से उसका मतलब यह था कि जो उसका पैसा दबा कर रखा है अमेरिका और दूसरे लोगों ने, जो उसके एसेट्स को फ्रीज करके रखा है, उसको डी फ्रीज किया जाए। यह शर्त भी अमेरिका ने मानी है। ईरान का कहना है कि जो ही ये एमओयू साइन होता है, कुछ अमाउंट आप रिलीज कीजिए और बाकी जैसे जैसे डील आगे बढ़ेगी, क्योंकि 6 महीने की ये सीज फायर की डील है, तो अगर इस 6 महीने में कंप्लायंस दिखाई देगा तो वो एसेट्स धीरे धीरे रिलीज किए जाएंगे। कुल मिलाजुला के ईरान ने 6 महीने में मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा एसेट को रिलीज करने की बात कही है। यह भी ईरान के लिए फायदा है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स में दबे पड़े हैं वो ईरान के फ्री होंगे। ईरान के अंदर डॉलर करेंसी आएगी तो जाहिर है रियाल की वैल्यू भी बढ़ेगी और ईरान के अंदर जो मुश्किलात पैदा हुई हैं वो मुश्किलात भी दूर होंगी। और आखिरी शर्त आप देखिए, ईरान शुरू से कह रहा था कि लेबनान इज अ रेड लाइन, और जब लेबनान में बेरूत के ऊपर खासतौर पर इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने पलटकर इजराइल के ऊपर जबरदस्त हमले किए थे और इजराइल और ईरान के बीच में जंग जैसे हालात हो गए थे जिसमें अमेरिका ने किसी तरह का कोई दखल नहीं किया था।
अब जो ये समझौते का ड्राफ्ट सामने आ रहा है, एक्सियास जो ड्राफ्ट रख रहा है, बाकी जो सोर्सेस से ड्राफ्ट आ रहे हैं, उसमें बहुत साफ है कि लेबनान के मोर्चे पर भी जंग खत्म होगी। यानी इजराइल लेबनान पर अटैक करना बंद करेगा, बेरूत पर भी, और जो जुनूबी लेबनान है, साउथ लेबनान है, उस पर भी अटैक करना बंद करेगा इजराइल। और इसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि जो लेबनान की जमीन पर इजराइल घुसा हुआ है वहां से वापस लौटेगा। जो दोनों की बाउंड्री, पुरानी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो मेंटेन होगी। यानी कि हिजबुल्लाह और लेबनान के साथ लड़ना बंद करेगा इजराइल। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर फ्रीली फंक्शन करेगा और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। यानी लेबनान के अंदर ईरान का सपोर्ट बना रहेगा। अब आप देखिए, जब तक ये जंग शुरू नहीं हुई थी ईरान ऐसी शर्तें रखने की कंडीशन में था नहीं, और जब हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई चल रही थी तो ईरान ने दखल कहीं से नहीं किया। ईरान ने ड्रोन्स अवेलेबल कराए, ईरान ने हथियार अवेलेबल कराए, ईरान ने पैसे अवेलेबल कराए अपने रेजिस्टेंस के साथियों को, लेकिन किसी मोर्चे पर कभी वो लड़ने नहीं गया। इस बार पहली बार हुआ कि जब बेरूत के ऊपर दोबारा हमला किया सीज फायर के बावजूद इजराइल ने, तो ईरान ने सीधा दखल दिया लेबनान के मामले में और लेबनान की तरफ से अटैक किया इजराइल के ऊपर। और यह समझौता जैसा ड्राफ्ट आ रहा है वैसा अगर हो जाता है तो इसका मतलब इजराइल लेबनान के ऊपर हमले नहीं कर पाएगा और लेबनान की जो जमीन कब्जा की गई है वो कब्जाई हुई जमीन छोड़नी पड़ेगी इजराइल को। तो आप बताइए कि ईरान का इसमें नुकसान कहां से है? और अगर लेबनान के साथ साथ यह भी इसमें मेंशन होगा कि सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म होगी, तो गजा के लिए भी यह बहुत अच्छी खबर हो सकती है। और एक बार यह लड़ाई खत्म होगी तो गजा के रीडेवलपमेंट का काम फिर से तेज हो सकता है। ईरान ये डिमांड करे कि इस रीडेवलपमेंट में उसको भी शामिल किया जाए। असर इसका यह हुआ, एक मजेदार खबर और आई कि सऊदी अरबिया, जिसने लेबनान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा के रखे थे, उसने बुधवार को यह घोषणा की कि लेबनान से जो सामान आता है उस पर 5 साल पहले जो हमने सैंक्शन लगाए थे वो सैंक्शन खत्म हो रहे हैं। अब लेबनान से फल, सब्जियां और दूसरी चीजें आ पाएंगी। असल में उस समय यह आरोप लगाया गया था कि नशीले जो पदार्थ होते हैं, ड्रग्स जो होते हैं, उनकी तस्करी हो रही है। इसकी वजह से सऊदी अरबिया ने लेबनान से सामान लेना बंद कर दिया था। अब वो लेबनान से दोबारा सामान लेने के लिए तैयार हो गया है। फल और सब्जियां सऊदी अरबिया में आ पाएंगी लेबनान से, तो लेबनान के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, गजा के लिए यानी फलस्तीन के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, ईरान के लिए तो अच्छी खबर है ही। अगर ये बुरी खबर है, अगर ये डील ऐसे ही होती है तो, क्योंकि देखिए मैं उन लोगों में से हूं जो एक्सियास और बराक राविट की खबर को हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं, थोड़े कम भरोसे से देखते हैं, इसको एक धोखे की कोशिश मानते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक्सियास और बराक राविट जो डिटेल्स दे रहे हैं वो सही है, तो इससे अगर किसी का वाकई नुकसान हुआ है तो वो है इजराइल। एक तो यह कि इस पूरे मामले से, डील के मामले से इजराइल पूरी तरह से बाहर है, इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए बिना यह डील की गई है। दूसरा, 2 मोर्चों पे, लेबनान और गजा के मोर्चों पर उसको रोक दिया गया है आगे लड़ाई करने से। तीसरा, चूंकि अमेरिका नाटो से बाहर नहीं गया है तो तुर्की के ऊपर भी वो हमला नहीं करेगा। और चौथा कि इसके बाद वो मिडिल ईस्ट में किसी और मुल्क पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। शोले का ही एक डायलॉग है जिसमें गब्बर सिंह कहता है कि दूर किसी गांव में जब कोई मां अपने बच्चे से कहती है कि बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो बच्चा सो जाता है। तो अब ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट के गब्बर की तरह उभरा है इस पूरी जंग के बाद। अभी तक जब भी इजराइल के साथ जंग हुई और खास तौर पर अगर अमेरिका ने साथ दिया तो वो जो भी शहंशाह बादशाह था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। चाहे आप सद्दाम हुसैन को देखें, सद्दाम हुसैन ने जो ही पीएलओ का साथ देना शुरू किया, इजराइल के खिलाफ बयान देना शुरू किया, उसी के बाद उनका डाउनफॉल शुरू होता